हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, लॉ ऑफ मेंटेनेंस अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी डिपेंडेंट को खाना, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे बेसिक ज़रूरतें प्रोवाइड करना। ये कानून बताता है कि कौन कौन लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये लॉ कैसे काम करता है। सेक्शन 1 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बैकग्राउंड। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। ये एक्ट हिंदू पर्सनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका में फोकस है अडॉप्शन के रूल्स देना, पर साथ ही मेंटेनेंस के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी सब कुछ प्रोवाइड करना होता है। ये एक्ट उन लोगों पर लागू होता है जो हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट हैं और कुछ अदर सेक्ट्स भी। सेक्शन 2 मेंटेनेंस का मीनिंग क्या है? हामा के सेक्शन 3B में मेंटेनेंस को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर आता है फूड, खाना, क्लोथिंग, कपड़े, रेजिडेंस, मकान, एजुकेशन, पढ़ाई, मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट, डॉक्टर के खर्चे। और अगर कोई अनमैरिड बेटी है तो उसकी शादी के रीजनेबल खर्चे भी मेंटेनेंस में शामिल हैं। तो मतलब ये मेंटेनेंस सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक देता है। सेक्शन 3 कौन मेंटेनेंस ले सकता है? मेंटेनेंस के लिए कानून में क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन लोग मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ए वाइफ पत्नी सबसे पहला और सबसे कॉमन क्लेमेंट होती है वाइफ। सेक्शन 18 के तहत एक हिंदू वाइफ अपने हस्बैंड से लाइफ टाइम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वाइफ को मेंटेनेंस तब मिलेगा जब उसका विवाह वैलिड हो, और अगर वो अलग रहती है तो वो अलग होने के ग्राउंड्स कानून के मुताबिक होने चाहिए। वाइफ के अलग रहने के वैलिड रीजंस सेक्शन 18 और 2। हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया हो, डिजर्शन, हस्बैंड ने उसके साथ क्रूल्टी की हो, हस्बैंड को कोई ऐसी बीमारी हो जो डेंजरस हो, लाइक विरुलेंट लेप्रेसी, हस्बैंड के पास ऑलरेडी एक वाइफ हो, पोलीगमी, हस्बैंड किसी कॉन्क्यूबाइन के साथ रहता हो, हस्बैंड ने धर्म बदल लिया हो, या कोई और जस्टिफाइबल रीज़न हो। कब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? अगर वाइफ ने अपनी चैस्टिटी खोड़ी हो या वो हिंदू धर्म त्याग चुकी हो तो मेंटेनेंस का हक नहीं मिलेगा। बी विडोड, डॉटर इन लॉ, सास बहू का रिश्ता। सेक्शन 9 के मुताबिक अगर बहू विडोड है और अपनी और पति की प्रॉपर्टी से खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही, तो वो अपने ससुराल वालों से मेंटेनेंस मांग सकती है, मतलब अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ से। सी चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स सेक्शन 20 के तहत बच्चे, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, जब तक वो माइनर हैं उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। बूढ़े माँ बाप अगर वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते या अपना खर्चा नहीं चला पा रहे, तो उन्हें भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस का हक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैरिड डॉटर्स को मेंटेनेंस का हक नहीं मिलता, सिर्फ अनमैरिड या विडोड डॉटर्स को मिलता है। डी डिपेंडेंट्स सेक्शन 22। अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज्ड के प्रॉपर्टी का हेयर है तो वो अपने फैमिली के डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने का जिम्मेदार होता है। डिपेंडेंट्स का मतलब है माँ बाप, विडोड डॉटर इन लॉ, माइनर बच्चे, विडोड डॉटर्स भाई बहन अगर वो अनमैरिड हैं, एट्सेट्रा। पर यह जिम्मेदारी सिर्फ उस प्रॉपर्टी तक सीमित है जो व्यक्ति ने वारिस के रूप में हासिल की है। सेक्शन 4 मेंटेनेंस का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है? सेक्शन 23 मेंटेनेंस का एग्जैक्ट अमाउंट एक्ट में फिक्स नहीं है। कोर्ट डिसाइड करता है कि क्लेमेंट को कितना मिलना चाहिए, बेस्ड ऑन क्लेमेंट की ज़रूरतें और लाइफस्टाइल जो मेंटेनेंस देने वाला है, उसकी इनकम और प्रॉपर्टी फैमिली के और कितने डिपेंडेंट्स हैं, और ओवरऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब एक रिच आदमी को ज़्यादा मेंटेनेंस देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एक गरीब आदमी। सेक्शन 5 मेंटेनेंस और दूसरे कानून। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नहीं है, कुछ और भी लॉज हैं, जैसे सेक्शन 125 CRPC। ये एक क्विक रेमेडी है जिसमें वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स को इमीडिएट मेंटेनेंस मिल सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के साथ मेंटेनेंस की भी बात है। और अलग पर्सनल लॉज भी हैं,
लेकिन हामा एक सिविल लॉ है जो लॉन्ग टर्म राइट्स देता है और ख़ास करके उन डिपेंडेंट्स के लिए जो सीआरपीसी में नहीं आ पाते, जैसे विडोड डॉटर इन लॉ, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, एटसेट्रा। सेक्शन 6 मेंटेनेंस की एनफोर्समेंट। मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना होता है, जहां कोर्ट मंथली या लंप सम मेंटेनेंस का ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट मेंटेनेंस के ऑर्डर्स को सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है, अगर पार्टीज की फाइनेंशियल कंडीशंस बदल जाएं। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट केस लॉज। विमाला वेश्रो वीरस्वामी 1991। कोर्ट ने कहा कि वाइफ को अलग रहकर भी मेंटेनेंस मिल सकता है, अगर उसके अलग रहने के वैलिड रीजंस हो। कृष्णाबाई विनायन अपसाहेब 1951। डिजर्शन के केस में वाइफ को मेंटेनेंस का हक मिला। अभिलाषा विस्परकश 2020। अनमैरिड मेजर डॉटर को तभी मेंटेनेंस मिलेगा जब वो अपनी कमाई से खुद नहीं चल पा रही हो। सेक्शन 8 कब मेंटेनेंस देना मना हो सकता है। मेंटेनेंस देना कोर्ट माना कर सकता है या कम कर सकता है अगर क्लेमेंट खुद कमा रही हो या फाइनेंशियली स्टेबल हो, वाइफ ने अपनी चेस्टिटी खो दी हो जैसे अडल्ट्री, विडोड डॉटर इन लॉ ने दूसरा विवाह कर लिया हो। सेक्शन 9 समरी। तो दोस्तों, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस एक फंडामेंटल राइट है जिसमें फैमिली के डिपेंडेंट्स को जिंदगी चलाने के लिए ज़रूरी सहायता मिलती है। ये लॉ एक तरह से समझ में पारिवारिक जिम्मेदारियों को कानूनी रूप देता है। हस्बैंड, फादर या वारिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिपेंडेंट्स को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें दे। कंक्लूजन। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को मेंटेनेंस के लिए हेल्प चाहिए, तो ये एक्ट आपको सिविल राइट्स प्रोवाइड करता है। कोर्ट से मेंटेनेंस के लिए क्लेम करना लीगल वे है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का। एज हमने कवर किया हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का ओवरव्यू। मेंटेनेंस का मतलब और स्कोप, कौन कौन लोग मेंटेनेंस के लिए एलिजिबल हैं, मेंटेनेंस अमाउंट कैसे डिसाइड होता है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज और मेंटेनेंस के कानूनी पहलू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।